एफआईएस का डेटा देख लेते हैं एक बार कि किस तरह का कल बनता हुआ दिखाई दिया। उसके द ग्लोबल इंडिसेस और गेनर्स लूजर्स पर बात करेंगे कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो कि आज के ट्रेड में अच्छा कामकाज कर रहे हैं। तो पहले एफआईएस वही रुझान जो कल था, एफआईएस बेचते हुए दिखाई दिए, डीआईएस खरीदते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर एफआईएस ने 1458 करोड़ की सेलिंग की और डीआईएस ने करीब 2252 करोड़ रुपए की बाइंग की है। साथ ही अगर ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डालें तो आज किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है ग्लोबल इंडिसेस पर। तो यहाँ पर देखें तो डाउ में कल एक लैकलस्टर मूवमेंट था, थोड़ा रेंज बाउंड थी ऑन द नेगेटिव साइड। शंघाई और हैंसेंग यहाँ पर थोड़ी सी आज रेड मार्क देखने के लिए मिल रहा है। निकाई कोस्पी यहाँ भी रेड मार्क है, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ बड़ा रेड मार्क नहीं है एक्सेप्ट हैंसेंग, जहाँ पर कि कॉज ऑफ ए कंसर्न हो या आपको ग्लोबल इंडिसेस बार बार देखने की ज़रूरत हो, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव साइड है, बहुत मामूली। बढ़ते हैं गेनर्स लूजर्स की तरफ। कौन से काउंटर हैं जहां पर कि आज तेज मूव देखने के लिए मिल रहा है। उसमें सेंचुरी टेक्सटाइल्स यहां पर करीब 12% का मूव है। एसईपीसी यहां पर करीब 10% का मूव। जस्ट डायल जब से इसके नतीजे आए उसके बाद से काउंटर में अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है लगातार, और 8% ऊपर है। हालांकि नतीजे पिछले महीने ही आ गए थे, लेकिन काउंटर तब से स्ट्रांग ही चल रहा है। मोरपेन लैब यहाँ पर हमने कल भी बात की थी और करीब 8% का मूव आज भी काउंटर पर देखने के लिए मिल रहा है। पीएनबी हाउसिंग यहाँ पर खबर भी है, उसका इम्पैक्ट है 872 रुपये ये शेयर चल रहा है इस समय, 8% ऊपर। टॉप लूजर्स में आज देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जहां पर कि कंट्रीब्यूशन नहीं आ पा रहा है। तो सिम्फनी यहाँ पर अब गर्मियां चली जा रही हैं तो कूलर की डिमांड थोड़ी सी हो सकता है टेपेड होती हुई दिखाई दे। तो जो एक मूव मिला था यहाँ पर करीब 3.25% नीचे आता हुआ। साइन डीएलएम जहाँ पर कि साइन जो इनकी पेरेंट कंपनी है उसने कुछ अपना 14.5% स्टेक बेचा, जिसका इम्पैक्ट है 2.5% ये काउंटर नीचे है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 2.5% नीचे। गॉडफ्रे फिलिप्स 2.5%। बलरामपुर चीनी कल का टॉप गेनर आज करीब 2.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ। ब्रिजेश सर, अगर मैं ग्लोबल खबरों पर कुछ नज़र डालूं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट खबर आती है कि चीन में घरों की कीमतें 18% से लेकर 29% तक गिर गई हैं। सर, मेटल की कीमतें चाइना में गिरती ही जा रही हैं। कैसे देख रहे हैं सर मेटल काउंटर्स को? क्या इंडियन मेटल काउंटर्स उतनी स्ट्रेंथ दिखा पा रहे हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में, जहां पर कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, इंडियन मेटल कंपनीज प्रॉफिट दिला पाएंगी? नहीं, मेरा ऐसा मत नहीं है। अगर हम मेटल काउंटर की बात करें तो स्टिल ओवरऑल सेक्टर में नरमाश है, नो डाउट। हमने देखा है कि निचले स्तर में कुछ टाटा स्टील, सेल, कल के सत्र में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान जिंक और हिंडाल्को में बाइंग थी। बट स्टिल ओवरऑल अगर मैं इंडाइसी की बात करता हूं तो स्टिल ओवरऑल इंडाइसी में उतनी तेजी नहीं है जितनी होनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर मैं कहना चाहूँगा इसमें, जैसे कि निचले स्तर से टाटा स्टील और हिंडाल्को और सेल, इनमें बाइंग देख रहे हैं। लेकिन अगर आपका 6 महीने प्लस का है तभी आप इसमें निवेश करें। अगर मैं जैसे सेल की बात करूं तो लगभग 132 134 के आसपास में ट्रेड होता है, वो दिख रहा है। तो अगर 120 का लेवल होल्ड ऑन करता है वो एक स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 155 से 160 का एक लेवल है जो एक रेजिस्टेंस है। अगर 160 के ऊपर ये ट्रेड होता है तो इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 190 to 200। हिंडाल्को की बात करता हूं तो 680 के आसपास में ये भी इस समय ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो इसका नीचे का सपोर्ट है वो लगभग 645 650 के आसपास का है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और ऊपर में इसका जो लेवल निकल के आ रहा है रेजिस्टेंस का, वो लगभग 710 से 720 का आ रहा है। तो ये दो स्टॉक्स जो हैं इस समय ट्रेडिंग बतौर और इन्वेस्टमेंट बतौर अच्छे लग रहे हैं मेटल सेक्टर में। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कि मेटल काउंटर में ठीक लग रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट खबर, चीन में बनी टेस्ला कार पर यूरोप 9% टैरिफ लगा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कि कहीं ना कहीं चीन को लेकर अभी भी दुनिया भर कंफर्टेबल नहीं है और वहाँ पर टैरिफ ही लगाने की बात होती रहती है। सर, टैरिफ लगेगा टेस्ला कार पर, लेकिन फ़ायदा इंडियन कंपनीज़ को भी होगा, क्योंकि इंडियन कंपनीज़ की कोई ऐसी बात नहीं आई है। टाटा मोटर्स, मारुति यूरोप में अपना एक बिजनेस भी रखती हैं। मारुति एक्सपोर्ट करती है और टाटा मोटर्स का तो वहाँ पर जैगुआर लैंड रोवर का प्लांट भी है। तो वहाँ पर एक खबर भी आई है कि टाटा समूह के शेयरों को रेटिंग अपग्रेड मिला है S&P से। उस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं इस समय टाटा मोटर्स और मारुति, इन दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर समझना चाहता हूँ आपसे। तो मैं अगर
पहले टाटा मोटर्स के बारे में और कंपेयर करूं टाटा मोटर को मारुति के चार्ट से, तो मैं ये कहूँगा कि चार्ट वाइज टाटा मोटर का चार्ट स्टिल स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू मारुति के चार्ट से। रही बात ये कि टाटा मोटर इस समय लगभग 1085 1090 के आसपास के बीच में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अगर हम देखें तो इसका जो 52 वीक हाई था वो लगभग आपका 1169 या 80 के आसपास में था। वहाँ से जो इसमें बिकवाली देखने को मिली वो लगभग 1008 तक लेके गई और फिर दोबारा अब ये रिटेस्ट कर रहा है। मौजूदा स्तर को देखते हुए लग रहा है कि आप निवेश कर सकते हैं 1055 से लेके 1080 के बीच में। अगर ये मिलता है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 920 से 930 का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए। और जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो लगभग 1200 का रहेगा। उसके ऊपर अगर ट्रेड होता है तो 1310 का दूसरा टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा टाटा मोटर में 3 से 6 महीने के लिहाज से। मारुति की अगर बात करता हूँ तो जैसे मैंने पहले कहा कि चार्ट वाइज स्ट्रक्चर वाइज टाटा मोटर का चार्ट स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू मारुति के चार्ट से। बट मारुति के अगर मैं चार्ट की बात करता हूँ तो शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज और मीडियम टर्म मूविंग एवरेज उसके नीचे ही ये ट्रेड हो रहा है। नो डाउट इसने जो हाई लगाया था 13,680 का वो लगभग 1 अगस्त को जो था, उसके बाद से अगर आप देखेंगे गैप डाउन ओपन हुआ था उसके 2 दिन के बाद में और उसके बाद में वो निचले स्तर पे ही ट्रेड हो रहा है और विद वॉल्यूम के संग में हो रहा है। तो वो इंडिकेशन है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होगा। अगर मैं अप्रोप्रिएट बोलूँ तो ये अगर 11,700 के आसपास में मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बाइंग के लिए बेटर है। अदरवाइज ये लेवल पे बाइंग तो बनती नहीं है, क्योंकि ये लेवल पे जब तक स्टॉक 12,500 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे नहीं देता तब तक ये नेगेटिविटी बनी रहेगी। तो इसलिए 11,700 के आसपास अगर ये मिलता है तो आप वहाँ पर बाइंग करें और उस समय 11,100 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। प्ले फॉर द फर्स्ट टारगेट 12,500 और अगर 12,500 के ऊपर ये ट्रेड होता है देन इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 13,200। जी, एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि ग्लोबल फ्रंट पर चल रहा है, इजराइल हमास के युद्ध को रोकने की कोशिश हो रही है, सीज फायर करने की बात हो रही है। तो कल 2 तरह की खबरें थी इंटरनेशनल मार्केट में। एक कि इजराइल हमास की तरफ से कंडीशंस इस तरह की रखी गई हैं कि कुछ भी हो नहीं पा रहा है, सीज़ फायर नहीं हो पा रहा है। हालांकि अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं वो इजराइल गए हुए थे और सीज़ फायर की बातें कर रहे थे। तो अमेरिकन मीडिया की तरफ से एक खबर आई कि युद्ध विराम की उम्मीद की जा रही है। तो अमेरिकन ऑफिशियल्स भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि युद्ध खत्म हो जाए। हम देख रहे थे कि क्रूड ऑयल की कीमतें परसों इसी तरह की बातें हो रही थी, परसों रात कि कहीं ना कहीं युद्ध विराम होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से हमने देखा कि शिपिंग रेट कुछ हद तक गिरते हुए दिखाई दी हैं, साथ ही क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे गिरती हुई दिखाई दी। और उसका एक जो इम्पैक्ट होता है, जब भी क्रूड ऑयल गिरता है तो इंडियन मार्केट में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर होते हैं उनमें स्ट्रेंथ बनती है। और शिपिंग रेट के गिरने की वजह से शिपिंग शेयरों में कल हमने देखा भी था कि एक तेज गिरावट देखने के लिए मिली थी। ब्रिजेश सर, मैं ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर जानना चाहता हूँ, आपका व्यू कैसे लग रहे हैं सर? तो अगर हम जैसे आपने ओवरऑल जो स्टोरी बताई मार्केट को और समझाने की कोशिश करी, उसके लिहाज से मैं अगर चार्ट को कंक्लूड करूं तो 2-3 दिन पहले ही HPCL, BPCL, ONGC में बाइंग देखने को मिली थी। मैं 4 स्टॉक्स को इसमें एडअप करना चाहूँगा कि जो चौथा स्टॉक है वो IOC है, लेकिन चार्ट वाइज जो अच्छा लग रहा है वो HPCL और BPCL ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और नो डाउट ONGC ऑलरेडी चल चुका है बट ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ है। तो HPCL की अगर मैं बात करूं तो HPCL लगभग 397 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। 390 से 392 के बीच में अगर ये मिलता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की मैं बात करूं तो 375 का स्टॉप लॉस लगा के चलें और ऊपर में जो टारगेट है वो 420 से 430 के आपको देखने को मिल जाएंगे शॉर्ट टर्म के लिहाज से। BPCL की बात करूं तो ओवरऑल ट्रेंड मजबूत है। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट में अगर हम देखें हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है। मौजूदा स्तर पे भी आप बाइंग कर सकते हैं या कोई डिप आता है 345 348 के आसपास, तब भी आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की मैं अगर बात करता हूं तो 334 का अच्छा सपोर्ट है, उसका आप स्टॉप लॉस बना के चलिए। और पहला एक माइनर हडल है लगभग 365 का, मुझे लगता है वो ओवरकम हो जाएगा और इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 385 टू 388। ONGC जरूर कंक्लूड करूंगा कि ONGC में इस समय प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ है। लगभग 328 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, तो ये 320 के आसपास में अगर ये मिलता है तब आप उस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। 305 का स्टॉप लॉस लगा के चलें एंड प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 340 टू 345। जी,
अब कुछ दर्शकों के सवाल भी लेना शुरू कर देते हैं। एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आनंद जी जुड़े हैं लखनऊ से। आनंद जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। सर ये मैंने ओला का शेयर परचेज किया था 152 की रेट से 180 शेयर, तो वो अभी फिलहाल तो डाउन में जा चुका है। क्या ये इन फ्यूचर या 1 वीक के अंदर ये अपने रैंक पे वापस आ पाएगा? बिल्कुल सर, कोशिश करते हैं कि इस पर आपको प्रॉफिट बन सके या स्ट्रैटेजी बन सके इस तरह की। ब्रजेश सर, ओला अभी हाल की लिस्टिंग और कल इसने 157, कल मैं बात भी कर रहा था इस काउंटर पर, 157 का इसने करीब हाई बनाया और उसके वहाँ उस लेवल से एक तेज रिट्रेसमेंट गिरावट देखने के लिए मिली और 130 की रेंज में पहुँच गया। अभी भी 138 139 की रेंज पर ही चल रहा है। आ पाएगा सर इनका भाव या प्रॉफिट बनेगा? देखिए, डेटा तो इनसफिशिएंट है, बट जो भी डेटा है उसके अनुसार मैं ये कहूँगा कि 134 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये 134 का लेवल ब्रेक करता है और उसके नीचे अगर बंद होता है, देन इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 117। दैट इज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर 142 के ऊपर ट्रेड करता है तो जो इनकी खरीदी है वो इनकी खरीदी आपको देखने को मिल जाएगी। हाल फिलहाल में बने रहने का ही सलाह रहेगी। 134 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें ऑन द क्लोजिंग बेसिस, एंड 142 के ऊपर अगर आता है तो जैसे कि मैंने कहा कि जो आपकी खरीदी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कि ये 152 155 के लेवल को भी दिखा सकता है। तो ना तो एड ऑन करने की सलाह रहेगी, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें 134 का। बिल्कुल। एक हमारी दर्शक हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, सुनीता चौधरी जी, और वो पूछ रही हैं कि सारे शोज़ देखती हैं वो मनी 9 के। थैंक यू मैम। और इनका सवाल है कि इस समय मार्केट में क्या खरीदना चाहिए। ब्रजेश सर, वैसे तो हम टॉपिक्स आपकी जनरली लास्ट में लेते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ ये लॉन्ग टर्म के विज़न के साथ आई थिंक ये पूछना चाह रही हैं, तो जो आपको चार्ट पे मिड टर्म लॉन्ग टर्म थोड़ा ठीक लग रहा हो वो आप प्लीज़ शेयर कर दें। तो मिड टर्म के लिहाज से 2-3 स्टॉक्स हैं जो कि मैं सुझा सकता हूं। नंबर 1, सिंस अगर मार्केट को नया हाई बनाना है तो उस लिहाज से रिलायंस की एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो 2 पार्ट में आप बाइंग कर सकते हैं रिलायंस को। मौजूदा स्तर 3000 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, वहाँ उस लेवल पे ले सकती हैं। दूसरा लेवल जो बनता है वो लगभग 2850 से 2875 के बीच में अगर मिलता है तो उस लेवल पे आप बाइंग करें। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 2650 का सपोर्ट है, आप उसका एक स्टॉप लॉस बना के चलें। और टारगेट की अगर मैं बात करता हूं 1 साल प्लस का व्यू लेके, तो लगभग 3500-3600 का पहला लेवल रहेगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन अगर होता है तो दूसरा लेवल 3800 का रहेगा। दूसरा स्टॉक जहां आपको बाइंग दिख रही है या अच्छी है, अगर हम ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द पिक्चर ऑफ द चार्ट देखें तो एक IEX का स्टॉक्स है जो कि ओवरऑल एक्टिविटी में हायर टॉप से हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, लगभग 196 के आसपास में है। तो इसमें भी 2 पार्ट में आप बाइंग करें। पहला पार्ट मौजूदा स्तर, दूसरा पार्ट रहेगा लगभग 180 के आसपास का, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 145 का लगा के चलें। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 1 साल के लिए वो लगभग 245 से 250 के रहेंगे। इट कैन इवन एक्सटेंड टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 280 ऑल्सो। और एक तीसरा स्टॉक जरूर ऐड ऑन करना चाहूँगा क्योंकि सिंस इसका डिविडेंड स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द पिक्चर ऑफ द चार्ट भी अच्छा है, जो कि आपका ITC है। हालांकि मानसून सीजन में हम देखते हैं कभी भी अगर आप नोटिस करें तो FMCG स्टॉक्स, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, followed by some stocks from auto counter, इनमें हमेशा बाइंग देखने को मिलती है। तो ITC स्टॉक्स चार्ट पे थोड़ा बेटर लग रहा है, 504 के आसपास में ये ट्रेड हो रहा है। तो इसमें भी 2 पार्ट में बाइंग करें, मौजूदा स्तर पर बाइंग करें। दूसरा जो लेवल बाइंग करने का रहेगा वो लगभग 480 का रहेगा। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूँ तो 440 का स्टॉप लॉस बना के चलें। टारगेट की मैं बात करता हूँ तो पहला जो टारगेट रहेगा वो 580 का रहेगा और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो लगभग 620-625 का रहेगा। टाइम फ्रेम अगेन 1 ईयर प्लस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये 3 स्टॉक हैं, 2 दिग्गज कंपनी रिलायंस और ITC, और एक मिड कैप स्टॉक्स है IEX। बिल्कुल। तो रिलायंस ITC ये दिग्गज शेयर और साथ ही एक मिड कैप का काउंटर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इस काउंटर पर आप मैम व्यू बना सकती हैं पॉजिटिव साइड पर। एक दर्शक जिनका नाम है प्रेम पंडित जी, इनका सवाल है सर सिरमा SGC टेक पर। ये करीब 430 रुपये का शेयर चल रहा है, लेकिन इनकी जो बाय प्राइस है वो 471 रुपये की है। अब क्या करें सर, कुछ है स्ट्रेटजी इनके लिए?
विवेक जी, काउंटर का नाम प्लीज दोबारा दोहरा सकते हैं? यस सर, SYRMA। ओके, सिग्मा SEX टेक्नोलॉजी लिमिटेड की आपने जी बात की। बिल्कुल। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, और जो ट्रेंड नेगेटिव हुआ लगभग फरवरी के मंथ से इसमें ट्रेंड में नेगेटिविटी आप देख सकते हैं। डेली चार्ट अगर आप देखें तो 705 का हाई था, उसके बाद में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन जरूर बनाने की कोशिश की थी 390 के आसपास, जैसे कि, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ट्रेंड नेगेटिव है। तो एक चीज तो यही है कि कोई उछाल आता है तो आप उसमें बेच सकते हैं। 390 का पहला आप एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। दूसरा उछाल कहां तक आ सकता है जहां पर आपको बिकवाली करने को मिल सकती है, जहां आपका लॉस कम हो, वो लगभग है 468 से लेके 480 तक का लेवल है, जहां पर आप एक बार बेच सकते हैं। स्टॉक में रिवर्सल जब भी आएगा कि जब 540 के ऊपर स्टॉक बंद देने की कोशिश करेगा। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, तो मेरा ऐसा मत है कि 400 बने रहिए। 390 का अगर ब्रेक करता है लेवल तो आप वहां पर निकल जाइए, अदरवाइज पुल बैक रैली एग्जिट के लिए कीजिए, जो लेवल बताए 468 से 480 के बीच में। जी, एक हमारे दर्शक का सवाल है, ए भारद्वाज। इनका सवाल है सर, नेल्को, NELCO वाला जो नेल्को है, 50 शेयर हैं इनके पास, 795 रुपये के भाव के। बोल रहे हैं कि आज 11% बढ़ गया है, कोई एडवाइस मिलेगी क्या? पहली बात तो मुबारक हो, यही एडवाइस है। अच्छा स्टॉक आपने लिया है, वॉल्यूम के समय ब्रेकआउट किया है स्टॉक ने। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक जरूर करें, चाहे आप 10% 20% प्रॉफिट बुक जरूर करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें, लगभग 1025 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलें। अब जो दूसरा लेवल आप देख सकते हैं ऊपर में, क्योंकि आज के सत्र में स्टॉक ने 1114 का एक 52 वीक हाई बनाया, तो सेकंड जो जहां इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है वो लगभग 1185 से 1190 के बीच में, जहां आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ से अगर 2 महीने से 3 महीने का व्यू है तो बने रहने की सलाह रहेगी। 1025 का स्टॉप लॉस एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जी, काफ़ी सारे दर्शक ने पुराने मैसेज किए हुए हैं साउंड को लेकर। सर वो आई बिलीव कि सभी दर्शकों को कि ये शायद साउंड की प्रॉब्लम आपके लिए सॉर्ट आउट हो गई होगी, क्योंकि अब हमें भी पता लग चुका है कि इस तरह की हमारे एंड से प्रॉब्लम नहीं है। अंशुल जी का सवाल है, PNB हाउसिंग अवंती फीड्स फाइनेंस में एंट्री कर सकते हैं क्या सर? PNB हाउसिंग में आज जहां तक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आज एक बल्क डील देखने को मिली थी, उसी के लिहाज से स्टॉक्स ऊपर है, लगभग 8% के आसपास में है। 880 या 881 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। डेफिनेटली ट्रेंड थोड़ा सा मजबूत है। चाहें तो मौजूदा स्तर या 870 के लेवल या उसके नीचे आता तो बाइंग कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस की, 810 का अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस बना के चलें। रही ऊपर में टारगेट की बात करता हूं तो 52 वीक हाई लगभग 913 का, मुझे लगता है वो लेवल आप होता हुआ देखेंगे। और स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1030 टू 1040 मार्क, तो बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 800 या 810 का लगा के चल सकते हैं। अवंती फीड्स की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 691 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। ये लेवल पे बाइंग तो नहीं बनती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस लेवल पे फेवरेबल नहीं है। अगर ये 670 के नीचे ट्रेड होता है तभी आप बाइंग करें, 640 का स्टॉप लॉस लेके चलें। और जो टारगेट रहेंगे दोबारा इसके वो लगभग फिर 760 770 के रहेंगे, तो निचले स्तर पे बाइंग करें। ये स्तर पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है। बिल्कुल। कुछ एक दर्शकों के सवाल और मिल रहे हैं। असलम रेहान जी का सवाल है, हुडको पर 339 रुपये के इनकी बाइंग है और इरेडा पर 292 रुपये की बाइंग है। सजेस्ट करें सर। ये पूछ रहे हैं कि एवरेज करें या होल्ड कर लें, 6 महीने से 12 महीने रख सकते हैं काउंटर्स को। तो हुडको का अगर आप देखें तो जो हाई बनाया था लगभग 392 से, वहां पर एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है और इस समय वो लगभग 288 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। स्टॉक को चाहिए 310 का लेवल। 310 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो आप मान सकते हैं कि ये नेगेटिविटी से निकल गया, अदरवाइज ये दोबारा रीटेस्ट कर सकता है 270 को। तो 270 का स्टॉप लॉस लगा के चलें, पहली बात। होल्ड ऑन रखें। और जैसे मैंने कहा कि 310 का लेवल इंपॉर्टेंट है, वो एक टर्न अराउंड
लेवल है। अगर वो 310 के ऊपर अगर ट्रेड होता है तो फिर आप मान के चल सकते हैं कि 330 340 के लेवल को दिखा सकता है। एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि हर लेवल पे बिकवाली है, तो एवरेज ना करें। 310 के ऊपर अगर ये ट्रेड होता है तो आप थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं, एंड देन यू कैन लुक आउट फॉर 340। इरिडा की बात मैं करूं तो इरिडा का चार्ट ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टिल पॉजिटिव है, नो डाउट हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो इसका 52 वीक हाई था लगभग 310, उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। 240 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। मौजूदा स्तर से लेकर 230 तक के लेवल पे आप एवरेज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर सुझाऊंगा क्योंकि कोई भी जब आप बाइंग करते हैं स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। 315 का अच्छा सपोर्ट है, आप उसका एक स्टॉप लॉस लेके चलें। और स्टॉक जैसे ही 252 के ऊपर ट्रेड होगा तो आप ये मान के चलिए कि जो इसकी नेगेटिविटी वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी, एंड अगेन स्टॉक कैन रीटेस्ट 295 टू 300 ऑड लेवल। बिल्कुल। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, दिलीप जी। दिलीप जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं कि क्या सवाल था उनका। हिताची एनर्जी इंडिया पर इनके पास 20 शेयर हैं 10,800 रुपये के भाव पर, क्या करें सर? हिताची एनर्जी इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन देंगे। 12,486 के आसपास में ट्रेड हो रहा है इस समय। बने रहने की सलाह रहेगी, या अगर मान के चलिए किसी को फ्रेश बाइंग भी करनी है तो ये लेवल पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 1,000 रुपये का नीचे का लेके चलें। 11,400 के आसपास का सपोर्ट है, आप उसका एक स्टॉप लॉस लेके चलें। और टारगेट मुझे लगता है कि इसमें लगभग 14,400 14,500 का लेवल आप देख सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं जिसको अगर करनी है इस लेवल पे। 11,400 का स्टॉप लॉस, प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 14,400 14,500। जी कुछ एक दर्शकों के सवाल और लेते हुए चलते हैं, काफ़ी तेज़ी से सवाल एक साथ आए हैं। सर एक सवाल है एक्शन कंस्ट्रक्शन पर, एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं कि बाय कर सकते हैं क्या इन्हीं लेवल्स पर? एक्शन कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है, लगभग 1316 के आसपास में है। मेरा ऐसा मत है कि 1280 से लेके 1300 के बीच में अगर मिलता है तो आप बाइंग करें। स्टॉप लॉस आप 1220 का लगा के चलें, और स्टॉक को एक रेजिस्टेंस है लगभग 1400 का। 1400 के ऊपर अगर ये ट्रेड होता है तो आप देखेंगे स्टॉक कैन गो टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1520। तो निचले स्तर पे बाई करें, मौजूदा स्तर पे बाई ना करें। जी एक हमारे साथ दर्शक जुड़ी हैं शिल्पी जी दिल्ली से। शिल्पी जी गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा सवाल है पावर पे, अडानी पावर। ओके कितने शेयर हैं मैम आपके पास? 150 शेयर है जी। 765 के भाव पे। जी पूछ लेते हैं बिल्कुल। जी सर, तो बहुत दिन से ऐसे ही है लॉस में सर, क्या करें? बिल्कुल पूछ लेते हैं। ब्रिजेश जी अदानी पावर सर 765 रुपये के भाव के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करना चाहिए? काफ़ी समय हो गया। तो आप ये देखिए कि ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट उतना स्ट्रांग नहीं है। लगभग 450 750 755 के आसपास में इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। निचले स्तर की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 640 650 के आसपास में इसका एक सपोर्ट देखने को मिला। तो ये दायरे में ही ये ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मत है कि 640 का स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा। ऊपर में जैसे मैंने कहा कि 740 750 का अगर दायरा ब्रेक होता है तो आप मान के चलिए कि ये 820 का लेवल दिखा सकता है, अन्यथा मुझे मुश्किल लग रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर कहूँगा 640 का लेके चलें। और जैसे ही स्टॉक अगर 740 या 50 के ऊपर अगर ये ट्रेड होता है या बंद होता है तो आप देखेंगे कि 820 का लेवल आपको शॉर्ट टर्म में दिखा देगा। जी कुछ एक सवाल और भी मिल रहे हैं हमें। IRM एनर्जी सर इस पर आपका कुछ व्यू है क्या? IRM एनर्जी का अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट देखें तो ट्रेंड में नेगेटिविटी है। लगभग 21 मई से जो स्टॉक में बिकवाली देखने को मिली है वो अभी तक बरकरार है। और हमारे दर्शक ने सर 480 रुपये के लिए हुए हैं करीब। यस यस यस, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मई से जो इसमें बिकवाली चालू हुई है उस टाइम उसका लेवल 580 का था, और वो बिकवाली अभी तक बरकरार है और वो थमी नहीं है। और जो स्टॉक है वो लगभग हर सत्र में एक नया 52 वीक लो बना रहा है।
410 का आज का स्विंग लो है, और 52 वीक लो की बात करूं तो 404 का आ रहा है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि मौजूदा स्तर पे निकल जाएं, या कोई उछाल आता है 420-25 के आसपास में, एक बार एक लॉस बुक कर लें। और जो विकल्प बतौर स्टॉक जैसे सुझाए थे, रिलायंस है, ITC, IEX है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। इवन हिताची पावर में भी जो बताया था कि करंट भाव पे ले सकते, तो उसमें भी एक विकल्प बतौर आप उसमें आप देख सकते हैं। जी, अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं समीर दलाल सर, CEO नटवरलाल एंड सन्स से। समीर सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। सर, एक इम्पॉर्टेंट खबर जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है अदानी ग्रुप को लेकर। कल कांग्रेस देश भर में सेबी और अदानी के खिलाफ जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, और उनकी मांग थी कि JPC की जांच हो। JPC के तहत जो भी अदानी ग्रुप पर आरोप लगे हुए हैं, साथ ही सेबी चेयरमैन के इस्तीफे को लेकर बातचीत हो रही थी। दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का एक बयान आया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि सेबी चेयरमैन को हटाने को लेकर कोई जांच को बिठाने के लिए गवर्नमेंट मूड में नहीं लग रही है। सर, कैसे अब अदानी स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहिए? कल तक का वेट करें? क्योंकि मॉर्निंग में जब से खबर आई, कल तक तो ये प्रेशर में थे, लेकिन आज अचानक से इनमें अच्छा सर्ज देखने के लिए मिल गया। तो काफी टाइम से वी हैव बीन सेइंग दैट हम लोग अडानी के स्टॉक्स में उतने इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। हमारा व्यू कंटिन्यूज टू रिमेन सेम। फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, प्योरली ऑन वैल्यूएशन फ्रंट भी अगर हम देखें तो दे हैव बीन ट्रेडिंग एट अ लॉट ऑफ मैसिव प्रीमियम टू अ लॉट ऑफ द अदर स्टॉक्स इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। आप अडानी पावर ले लो, अडानी एंटरप्राइज में तो ऑफ कोर्स उसका इफ यू लुक एट द वेरियस बिजनेसेस, इफ यू डू द सम ऑफ द पार्ट्स, वो वैल्यूएशन मल्टीपल ऐड अप ही नहीं हो रहा है। जो एक या दो स्टॉक्स में हम एक्चुअली देख सकते हैं, फोकस रख सकते हैं, वो अडानी पोर्ट्स एंड अंबुजा। अंबुजा अगर आप देखने जाओ तो इज ट्रेडिंग एट अ मैसिव प्रीमियम टू ऑल दी अदर सीमेंट काउंटर्स। मैं मना नहीं करता हूं कि दे आर अ वेरी अग्रेसिव ग्रुप एंड दे विल लुक एट मल्टीपल एक्विजिशंस, पर जो एक्विजिशंस भी कर रहे हैं ऑल कमिंग इन एट अ प्रीमियम प्राइस। So profitability and return on equity will not be that great when it comes down to the bottom line, जब maybe 2 years down the line. So हमारा view से the sector, I mean Adani Group as a whole, we are not looking to invest in. जो those stocks we like, valuations are not comfortable, Adani Port or Adani Ambuja Cement. So avoid the sector and I mean avoid the group. और वैसे भी market में बहुत opportunities है जहाँ पे आप invest कर सकते हो. So take those opportunities and invest there. जी, ब्रिजेश सर, मैं आपके पास भी लौटूंगा। सर, आपकी रडार पर कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? ओके, तो दो स्टॉक्स हैं जहां पर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से पैसा बन सकता है। नंबर 1 स्टॉक रहेगा, पहला स्टॉक रहेगा चंबल फर्टिलाइजर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मानसून सीजन में फर्टिलाइजर केमिकल काउंटर्स में बाइंग देखने को मिली है, तो उसमें एक चंबल फर्टिलाइजर का ट्रेंड थोड़ा बुलिश है। जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, मीडियम टर्म मूविंग है, उसके ऊपर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम के संग में आज के सत्र में बाइंग देखने को मिली है, लगभग 520-521 के आसपास में ये ट्रेड हो रहा है। तो मौजूदा समय आप बाइंग कर सकते हैं। 495 का एक स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं, और जो टारगेट रहेगा वो लगभग आपका ऊपर में 560-565 तक का आप देख सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक बाइंग के लिए नज़र आ रहा है वो फार्मास्यूटिकल काउंटर में से अगर आप देखेंगे डीवीज लैब है। डीवीज लैब का जो पिछला स्विंग हाई था वो लगभग 5020-21 के आसपास का था, फिर वहाँ से जो इसमें बिकवाली देखने को मिली थी लगभग 4633 के आसपास हुई थी। और आज के सत्र में अगर हम देखें तो वॉल्यूम के समय इसने एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की है, और अभी भी मौजूदा स्तर पे वो बना हुआ है जिस हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। तो लगभग 4909 के आसपास में ये ट्रेड हो रहा है। मौजूदा स्तर पे आप बाइंग कर सकते हैं। 4700 का एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और जो ऊपर के टारगेट रहेंगे वो लगभग 5400 से 5430 के रहेंगे। टाइम फ्रेम दोनों ही काउंटर में लगभग एक हफ्ते का लेके चले। जी, तो सर ने 2 कॉल बताई हैं। चंबल फर्टिलाइज़र जहां पर कि 560 रुपये के टारगेट के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 495 रुपये का रखना है। वहीं डिविस लैब, यहां पर ख़रीदारी की राय 4885 के
के लेवल पर आपको ख़रीदना है। टारगेट जो रहेगा वो 5430 का रहेगा और स्टॉप लॉस 4700 का रहेगा। ये एक वीक की कॉल है, तो शॉर्ट टर्म में आप इन काउंटर्स पर ट्रेड कर सकते हैं। ब्रिजेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू। लौटते हैं कुछ एक खबरों वाले शेयर्स पर भी। समीर सर, अगर आज देखें तो कुछ एक खबरें आ रही हैं साइंट को लेकर, जो कि साइंट ने अपनी सब्सिडीज साइंट डीएलएम में 14.5% स्टेक बेचा है। सर, कैसे देखना चाहिए इन दोनों काउंटर्स को? एक कंपनी को कैश मिल रहा है और दूसरी कंपनी में पेरेंट कंपनी अपना प्रॉफिट बुक कर रही है या अपना स्टेक बेचकर अपना स्टेक कम कर रही है। किस नज़रिए से देखें इन दोनों काउंटर्स को अब? जी, सो एक कंपनी में पैसा आ रहा है, वही कंपनी स्टेक बेच रही है, सो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। इट्स अ गुड थिंग। कैश इज ऑलवेज गुड टू हैव। और मार्केट में वैल्यूएशंस अक्रॉस द बोर्ड काफी एक्सपेंसिव मूव हो चुके हैं, इवन व्हेन यू लुक एट द आईटी स्पेस। आईटी में अगर अभी देखने जाए तो टॉप लाइन ग्रोथ जो गाइडेंस दिया गया है is close anywhere between 1 to 7%. I think the highest HCL Tech का guidance है, persistence का भी ठीक है, guidance is slightly higher, but जब when companies are growing at anywhere between 1 to 7 to 8% on top line and margins also are not going to be उतने easy to expand because cost बढ़ रहे हैं सामने से and you are facing some amount of pressure on pricing, तो we feel के ये IT sector for near term में थोड़ा सा I won't say overvalued but fairly valued है। यहाँ से upside in the next 1 year थोड़ा limited लग रहा है। So there's nothing wrong for Cyient to have sold some shares in its subsidiary. जो cash मिलेगा they can use it for various purposes, acquisitions or something else। अगर कुछ interesting मिलता है, pay back to in the form of dividend to shareholders. So it's a good thing for Cyient holders. But overall IT पे we are a little cautious. We are saying returns थोड़े subdued। जी सर, टाटा ग्रुप की 5 कंपनियों की रेटिंग बढ़ाई गई S&P के द्वारा। हालांकि उसमें काउंटर्स में 3 ही लिस्टेड है, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर। हाउ डू यू सी ऑल दीज 3? कैसे क्योंकि 2 काउंटर में तो सर जो टाटा कैपिटल है और जैगुआर है वो तो बाहर लिस्टेड है, और माफ़ कीजिएगा जैगुआर बाहर है लेकिन टाटा कैपिटल का शेयर लिस्टेड नहीं है। टाटा मोटर्स में पूरा इम्पैक्ट आ जाता है जैगुआर का भी। कैसे देखें सर? तो टाटा मोटर्स के लिए आई थिंक द पॉजिटिव आना ही था फॉर द सिंपल रीजन कि उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी रहा है फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स हैज बीन क्वाइट स्ट्रांग, जिसके वजह से दे हैव गॉट गुड कैश फ्लोज एंड बीन एबल टू रिड्यूस देयर डेट लेवल्स। इनफैक्ट कंपनी ने टारगेट दिया है कि दे वांट टू कंटिन्यू टू रिड्यूस द डेट जो उनके बैलेंस शीट पे है। सो इन एवरी विच वे टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव। प्रॉब्लम टाटा मोटर्स में है कि उनका प्राइस काफी रन अप हो चुका है पहले से, एंड कंपनी ने ये साल में जो गाइडेंस दिया हुआ है, they have talked of a muted growth in top line car sales in every which way, क्योंकि जो बेस लास्ट ईयर का बना था was already quite high. So given that, we believe कि in the near term again Tata Motors we are saying long term positive, क्योंकि जो उनका passenger vehicle business will demerge from the consumer vehicle business will lead to value unlocking, but जब तक ये सब activities होएगी and car sales start picking up will take some time, तो शायद थोड़ा sideways consolidation रहेगा। टाटा पावर पे वी आर अ लिटिल मोर पॉजिटिव। टाटा पावर के हम पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि उनके जो रिटेल बिजनेसेस और ईपीसी बिजनेस जो है फॉर सेटिंग अप सोलर वेंचर्स, फॉर सेटिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स, दैट वी बिलीव इज गोइंग टू सी बहुत अच्छा ट्रैक्शन और ग्रोथ आएगा वहां से। प्लस उनके जो एडिशनल कैपेसिटी सोलर और विंड में लग रहे हैं, उनके जैसे कैपिटलाइज होते हैं और उनका रेवेन्यू स्ट्रीम और प्रॉफिटेबली बढ़ते रहेगा, टाटा पावर का आरओई बढ़ेगा। अगेन वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे है, तो मे बी वी कैन सी 6 मंथ कंसोलिडेशन बिफोर द नेक्स्ट रन अप टाटा पावर में। टाटा स्टील पे जो पॉजिटिव न्यूज आया है, आई एम एक्चुअली लिटिल सरप्राइज, क्योंकि अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेट टैक्सेस हैव टू बी पेड फॉर माइनिंग ऑफ ओर, तो टाटा स्टील को उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर आएगा। दैट विल हर्ट प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द कंपनी, एंड दे आर नॉट, उनका जो पे आउट करना पड़ेगा विल हैव टू कम फ्रॉम हिस्टोरिकल सेल्स। दे विल नॉट बी एबल टू पास ऑन दैट टू एनीबडी, बट उनको उनके बुक्स में इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। सो प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट गोइंग टू ग्रो इन अ वेरी लार्ज वे, वी फील इन द नेक्स्ट मे बी 1-2 years। ऑफ कोर्स we need to see how it plays out। ये जो और का स्टेट में रॉयल्टी देना पड़ेगा, बट टाटा स्टील पे we are not as positive and we would say for the time being it's avoidable। बिल्कुल।
कुछ और स्टेटमेंट सर, सिटी के जो हेड ऑफ रिसर्च हैं, उनका कहना है कि इंडिया में आने वाले 2 साल में 11 से 13% तक की अर्निंग ग्रोथ उन्हें दिखाई देती है। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इंडिया की अर्निंग ग्रोथ? डबल डिजिट में ही आप भी एक्सपेक्ट करते हैं क्या? So our initial expectation is कि yes, it can grow anywhere between 10 to 12%, but again, it will be 10 to 12% based on certain counters outperforming and certain not performing. If you look at it, तो it is not going to be कि you can paint the whole पूरा market एक ही brush से कि सब कुछ बढ़ेगा. यहाँ पे individual stocks, individual sectors में benefit आएंगे, तो it is more important to be specific to stock. तो वी बिलीव कि HDFC बैंक फॉर एग्जांपल उनका प्रॉफिट अच्छे से बढ़ेगा, कोटक बैंक का प्रॉफिट अच्छे से बढ़ेगा, बट सिमिलरली साइमल्टेनियसली मे बी यू वोंट सी अ सिमिलर इंक्रीज इन मेटल काउंटर्स व्हिच आर इन द इंडेक्स, ऑयल एंड गैस काउंटर्स दैट आर देयर इन द इंडेक्स. तो यू नीड टू bifurcate that and see which is where you expect growth to come. But हाँ, मोटा मोटा 10 to 12% growth I think is very much feasible. थोड़ा margin compression आएगा. Top line growth in India will still remain decent, but मार्जिन कंप्रेशन, क्योंकि मार्जिन ऑलरेडी लास्ट ईयर काफी एक्सपैंड हो चुके हैं. वी बिलीव कि देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ मार्जिन कंप्रेशन एंड दैट विल एंश्योर कि प्रॉफिट डज नॉट ग्रो मोर देन 12%, बट 10 to 12% ग्रोथ इज आल्सो गुड, बट वी कुड होप फॉर मोर. जी सर, एक और इम्पॉर्टेंट खबर, हिंदुस्तान जिंक में लगातार इस वीक में पूरे में बज़ बना हुआ है काउंटर में. कभी इसमें स्टेक सेल होता है, कभी स्पेशल डिविडेंड की बात आती है. अब तीसरी खबर आ रही है कि FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में इसका जो वेटेज है वो 5.49% से बढ़कर 7% हो गया है. सर, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता, इन दोनों को ट्रेड करने का क्या इस समय तरीका रहेगा? क्योंकि वेदांता हमने देखा कि डिविडेंड पाने की जो एक खुशी थी उस काउंटर में दिख रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, और हिंदुस्तान जिंक में जो फ्लोर प्राइस रखा गया था उसका एक डिसअपॉइंटमेंट काउंटर पर देखने के लिए मिला. अब दोनों काउंटर पर कैसे ट्रेड करें सर? तो हिंदुस्तान जिंक पे जो फ्री फ्लोट इंक्रीज हुआ है इज एक्चुअली क्वाइट गुड, और उसके वजह से ही शायद FTSE के इंडेक्स में उनका वेटेज शायद थोड़ा बढ़ा है, बिकॉज पहले जो फ्री फ्लोट था वो वेरी लिमिटेड था. प्रमोटर had 65, 75, almost whatever, and government के पास 20% था जैसा था. So free float was only between 5% to 7%. So now ये जो 3% extra dilute हुआ है will allow more liquidity. So it is a good thing, but the fact remains कि अभी हिंदुस्तान जिंक से वेदांता ने इतने सारे dividends दे दिए हैं कि the company has almost no cash left on its balance sheet and may in fact have some amount of debt also. But ये business cash generating business है. So given the fact that it is cash generating, it is good, but we feel के all the positives जो है वो factor in ज़्यादातर for the near term हो चुके हैं. Valuations have also run up on Hindustan Zinc. So my view on Hindustan Zinc is wait, do not buy it right now. वेदांता के लिए तो ये सब न्यूज़ बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनको थोड़ा कैश फ्री हुआ है. उनका डिविडेंड जो आएगा विल आल्सो बेनिफिट, बट ये सब जा रहा है बिकॉज गवर्नमेंट फॉर वेदांता शेयर होल्डर्स ये अच्छा डिविडेंड में आएगा बिकॉज वेदांता जो यूके बेस्ड कंपनी है इट्स गॉट हाई लेवरेज जहां पे उनको डेट कम कर रहा है. तो ये सब पैसा वो लोग अपस्ट्रीम करेंगे थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड और व्हाटएवर टू द पेरेंट कंपनी. सो एज अ शेयर होल्डर यू बेनिफिट, बट अगेन मेटल्स पे हम उतना पॉजिटिव नहीं है फॉर द टाइम बीइंग. सो वी आर सेइंग अवॉइड वेदांता एट दिस पॉइंट ऑल्सो. मेटल्स में व्हेन वी सी ग्लोबल इकोनॉमी सीइंग अ बिगर रिकवरी, स्पेशली जब चाइना में रिकवरी देखेंगे, देन वेदांता बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग प्ले. बट एक जो बेनिफिट वेदांता के लिए है व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, और व्हिच इज व्हाई वी आर नॉट सेइंग सेल आउटराइट, वी जस्ट सेइंग नॉट डोंट बाय, करेक्शन पे लेना. वो डीमर्जर ऑफ वो फाइव कंपनीज जो करने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी वैल्यू अनलॉकिंग. सो व्हेन दैट एक्चुअली टेक्स प्लेस विल बी इंटरेस्टिंग. बट we would like to say both the stocks, दोनों stock Hindustan Zinc और Vedanta on corrections of 10 to 12% may be interesting by now.